नमस्कार। वात, पित्त, कफ त्रिदोषों में से पहला वात रोग के इस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो वात आकाश और वायु दो तत्वों से मिलकर के बना है। आज इसके विषय में थोड़ा सा विस्तृत जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें वात क्या है? तो वात रोग। आज इस प्रकरण में हम पढ़ेंगे वात रोग, वात विकृति के लक्षण, वात विकृति न होने देने के उपाय। क्या करें क्या न करें? पकौड़ी खाओ, वायरल भगाओ। प्रेम एक अद्भुत दर्द निवारक पेन किलर। ऐसे मंदिर जो रोग नहीं आने देते। पैर दबाएं, रोग भगाएं। आज ये सारी चीजें हम इस एपिसोड में समझेंगे। तो वात के विषय में बढ़ते हैं आगे। वात रोग, वात की विकृति से सबसे अधिक रोग होते हैं। महर्षि चरक ने इनमें से 80 रोगों को प्रमुख माना है। रोगों के प्रकार में 70% रोग वात के कारण होते हैं, 90% दर्द वात के कारण होते हैं। ठीक, तो वात सबसे पहले दूषित होता है और दूषित पित्त और कफ भी वात के ही विभिन्न अंगों में ले जाता है। तो इसलिए वात को सदैव नियंत्रित रखना चाहिए, क्योंकि वात ही रेल का इंजन है। पित्त और कफ तो इसके अनुसार ही चलता है। तो वात नियंत्रित तो सारी चीजें कंट्रोल में। वात से होता क्या क्या है? प्रारंभ में अगर आपको वात बनना शुरू हुआ तो कॉन्स्टिपिकेशन, कब्ज, गैस की शिकायत, एसिडिटी की शिकायत, जॉइंट पेन, घुटने के दर्द, बोन पेन, हड्डियों में बैक पेन, सिर दर्द, इसके अलावा पेट दर्द, अफारा इत्यादि, पीठ में दर्द, सूखी खुजली, इचिंग, पीठ पे स्किन डिजीज, चर्म रोग, शरीर में वीकनेस और चक्कर आना, वर्टिगो। ये सभी चीजों के पीछे क्या है? वात है। तो अगर इस तरह की कोई भी बीमारियां होती हैं तो आप मान के चलेंगे कि यह वात रोग से पीड़ित व्यक्ति है। आगे बढ़ते हैं। स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, अनिद्रा, उक्त रक्तचाप, हार्ट प्रॉब्लम, स्टोन, पथरी का होना, मोतियाबिंद, लकवा, दमा, कंपनवात, सोराइसिस, पागलपन और ऊंचा सुनना बाद में ये सारे क्रॉनिकल डिजीज के रूप में होते हैं। तो आपने एक्यूट डिजीज पहले देख लिया और ये सब क्या है? बाद में अगर वह रोग रहे तो ये क्रॉनिकल डिजीज में इस तरह का बढ़ जाएगा। अब इतने रोग होते हैं, अब इसको और अच्छे से समझते हैं। वात का संबंध मन से है, इसलिए समय पर ध्यान न देने पर शारीरिक रोग उग्र मानसिक रोग और मानसिक रोग उग्र उग्र शारीरिक रोग में परिवर्तित हो सकते हैं। तो भावुक व्यक्ति में वात विकृति से अति भावुक हो जाते हैं और इस भावुकता में बहकर व्यक्ति प्राण तक देने को तैयार हो जाता है। तो अधिकांश लोग वात दोष से पीड़ित होते हैं। ऐसे लोग भावुकता में ऐसे कदम उठा लेते हैं कि जीवन भर पछताना पड़ता है। ऐसे लोगों का नेता और पाखंडी साधु ही नहीं, दूसरे लोग भी लाभ उठाते हैं। तो वात विकृति पर ध्यान देने से कई प्रकार के दर्द शुरू हो जाते हैं। ध्यान न देने से, अगर आपने वात प्रकृति है आपके शरीर में और आपने ध्यान नहीं दिया तो कई तरह के दर्द शुरू हो जाएंगे। क्या क्या दर्द होगा? वात विकृति के कारण व्यक्ति उम्र से बड़ा बूढ़ा दिखने लगता है। और क्या होगा? अब इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। उसे मुस्कुराते देखा हम, सोचे कि वो हम पे फिदा हो गई, और जब गए पास तो वो अंकल कह के विदा हो गई। तो अब आप अपने बॉडी इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कहीं सच में आप वात से तो पीड़ित नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वात विकृति के लक्षण क्या है? अनियमितता, इनरेगुलरिटी। क्या चीजें अनियमित होंगी? नींद आपकी अनियमित हो जाएगी। तो वात विकृति होने पर नींद कभी कम आती है, कभी अधिक। नींद के समय भी बहुत हेर फेर होता रहता है, कभी जल्दी नींद आती है तो कभी बहुत देर तक नींद नहीं आती। अगर ऐसा होता है तो ये वात का लक्षण। भूख, नींद की भांति कभी सुबह उठते ही भूख लग जाती है तो कभी 5-5 6-6 घंटे बाद, कभी भोजन के समय से 2 घंटा पहले भूख लगती है तो कभी 2 घंटे बाद। अगर ऐसा है तो वात का लक्षण है, वात विकृति का लक्षण है। दिनचर्या, व्यक्ति योजना के अनुसार काम नहीं करता, उसे जो काम सामने दिखाई दे दिया जाए वही करने लगता है, यह भी वात का लक्षण है। घ, मासिक धर्म 28-28 दिन की बजाय कभी कभी 5-7 दिन जल्दी तो कभी 5-7 दिन देरी से।
पीरियड आने शुरू होते हैं, अगर ऐसा होता है तो वात विकृति है। और क्या चीजें आती है? अतिवादिता। क्या चीजें अति होती हैं? मनोदशा, मूड, कभी बहुत खुश तो कभी बहुत दुखी, कभी मजाकिया तो कभी एकदम गंभीर, कभी आध्यात्मिक तो कभी एकदम संसारिक, कभी एकदम त्यागी तो कभी एकदम भोगी, सन की। अब शरीर क्या करता है? शरीर का अतिवादिता क्या? अधिक पतला या अधिक मोटा होना, यह भी वात का लक्षण है। अब ये दो महाशय खड़े हैं, तो मोटे वाले बोल रहे हैं यहाँ की हवा ने तो तुझे सुखा दिया, तो पतलू महाराज बोलते हैं तू भी तो पतला था, हवा खाकर गुब्बारा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है दिवा स्वप्न, यथार्थ से एक कदम अलग, काल्पनिक लोक में रहना। तीसरा अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी। आसन इसमें क्या है? वात विकृत होने पर व्यक्ति एक ही स्थिति में अधिक देर तक नहीं रह सकता, बैठे बैठे पैर हिलाएगा, चेहरे पर बालों में या इधर उधर हाथ फिराएगा, एक जगह अधिक देर बैठा नहीं रह सकता। अगर ऐसा व्यक्ति अस्थिर दिखे तो समझ जाइए कि ये वात का लक्षण है। विचार, मन एक मिनट शांत नहीं रहता, न चाहने पर भी एक एक असंबद्ध विचार आते ही रहते, मतलब जो बहुत ज्यादा बातूनी है, अस्थिर है, वात विकृत है उनका। आगे बढ़ते, बेचैनी, बेचैनी बढ़ना, अधिक जमहाई आना, बार बार हिचकी आना, ये भी क्या है? वात के लक्षण है। उतावलापन, एक काम पूरा किए बिना दूसरे काम को करने लगना, फटाफट फटाफट, ये क्या है? वात के लक्षण है। अस्थिरता, रूखेपन पे आते हैं। तो त्वचा, सूखी सर्दी में जल्दी फटने वाली त्वचा अगर है, रूखापन है, तो ये वात का लक्षण है। मुंह, सूखा सूखा लगता है, प्यास मिटती नहीं, स्वाद बिगड़ा हुआ रहता है, लार कम बनती है, पानी के घूंट लेकर भोजन निगलना पड़ता है। अगर स्थिति ऐसी है तो बात है। बड़ी आंत, बड़ी आंत में मलाशय में रूखापन रहने से मल आगे नहीं बढ़ता, जिससे कब्ज रहती है। तो जिसके पेट साफ नहीं हो रहे हैं, क्या दिक्कत है? वात की दिक्कत है। संधि, जोड़ों के बीच की चिकनाई सूखने से जोड़ों के लचीलेपन में कमी और दर्द रहने लगता है। यह लक्षण किसका है? वात का है। कान, कान साफ करने पर सूखा मैल अगर निकल रहा है तो इसका मतलब वात का लक्षण है। व्यवहार, बोली में मधुरता का भाव, जल्दी चिढ़ जाना, कर्कश वाणी का होना, ये सब क्या है? रूखेपन के अंतर्गत आता है। और रूखापन किसके अंतर्गत आता है? वात के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुलक्कड़पन, फॉरगेटफुलनेस, अस्थिरता के कारण जब मन किसी विषय में एकाग्र नहीं होता तो वह चित्त स्मृति में भी ठीक से अंकित नहीं होता और व्यक्ति उसे भूल जाता है। मस्तिष्क, मस्तिष्क में रूखापन रहने से मस्तिष्क कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति भुलक्कड़ हो जाता है। अब ये तो भुलक्कड़ आपने डाल दिया कि अस्थिरता के कारण भी भूल जाते हैं, मस्तिष्क में चीजें ठीक से आई नहीं तो भूल जाते हैं। और क्या कारण है बात का? दर्द, पेन। तो 90% दर्द का कारण वात विकृति होती है। शरीर के विभिन्न अंगों में घूमने वाला दर्द, गति वाले अंगों में जैसे जोड़ों में, पैर आदि में दर्द, भूकंप की तरह एकदम उठने वाला दर्द, वात के दर्द है। होता है ना, नीचे से पूरा ऊपर दर्द चढ़ रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, आदमी पेन से कराहने लगता है, ये सारे दर्द किसके? वात के लक्षण। अब वायु गैस जिसको बोलते हैं, दर्द का एक प्रमुख कारण शरीर में खाली स्थान मिलते ही वायु का घुस जाना, फिर निकल न पाना, डकार तथा पाद का अधिक आना भी वात विकृति का प्रमुख लक्षण है। खुजली, तो पूरे शरीर में सूखी खुजली या कान में खुजली होना, इचिंग। अक्सर आपने देखा होगा ना कोई हाथ पैर कुछ न कुछ खुजलाता रहेगा, कहीं पैर पैंट में हाथ डालेगा, कहीं पीठ पे हाथ खुजलाएगा, कोई कोई नाक में उंगली करने लगते हैं, कान में उंगली करने लगते हैं। ये सब अगर बार बार हाथ ये घुमा रहे हैं तो ये वात के लक्षण है। आकस्मिकता, सडनेस। अब अचानक होने वाले दर्द, ऐठन, मारवाड़ी में बाइटा, मिर्गी रोग, ऐठन को मारवाड़ी लोग बाइंटा बोलते हैं। तो मिर्गी रोग, व्यवहार परिवर्तन, भाव परिवर्तन, जैसे आकस्मिक भय, आकस्मिक क्रोध आदि वात विकृति के लक्षण हैं।
अगर इस तरह का कुछ भी नजर आ रहा है सडनली, तो ये सब क्या है? वात के लक्षण। आगे बढ़ते हैं। अकड़न, स्टिफनेस, शरीर में विशेषकर जोड़ों में अकड़न, सुबह उठते ही शरीर में अकड़न हो और गर्म पानी या बेड टी पीने से आराम मिले, तो यह वात विकृति का लक्षण है। अगला, कंपकपी, शिवरिंग, भय, क्रोध, सर्दी, ज्वर, क्षमता से अधिक व्यायाम, परिश्रम, वजन उठाना आदि के कारण कपकपाना वात विकृति का लक्षण है। थकान, वात विकृति के कारण व्यक्ति उत्साहहीन, थका हुआ महसूस करता है, और अगर ऐसा है तो यह वात का लक्षण है। वात विकृति न होने देने के उपाय, तो वर्षा व शीत ऋतु में दुर्बलता व वृद्धावस्था में गलत खान पान, फ्रिज के बासी आहार, अनियमितता, भाग दौड़ के जीवन, शोर, एसी में रहने और बेसिर पैर की कल्पना, टीवी सीरियल से वात विकृत होता है। और क्या होता है, क्या करें इसके लिए? तो निम्नलिखित उपायों में से जितने अधिक उपाय संभव हो सके करें। क्या करना है? गति नियंत्रित करें। अनियंत्रित गति वात रोग को बढ़ाती है, अतः गति को सदैव नियंत्रित रखना चाहिए। तेज हवा से बचें, पंखे की सीधी हवा से बचें। यदि पंखे के नीचे ही सोने की मजबूरी हो तो पंखा धीमा रखें। पतली चद्दर ओढ़ें, कानों में 1-2 बूंद गुनगुना तेल डालें, नाक में भी घी या तेल लगाएं। लय ताल तेज गति को नियंत्रित करता है, तो शास्त्रीय संगीत व नृत्य से वात नियंत्रित होता है। हमेशा स्वयं को योजनाबद्ध ढंग से व्यस्त रखें, क्योंकि खाली बैठे व्यक्ति का मन बहुत भटकता है और मन की गति का अनियंत्रित होना ही वात विकृति का मूल कारण है। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, शवासन या कोई भी एक आसन जिसमें आप प्रतिदिन 25 से 30 मिनट बिना हिले डुले रह सकें, अवश्य करें। अगर वातज समस्या है तो बिना हिले डुले रहने का, स्थिर रहने का व्यायाम करने से भी वात पे नियंत्रण आता है। संधियों, जोड़ों में गतिशीलता, लचीलापन बनाए रखने वाले हल्के व्यायाम करें। तो इस तरह के व्यायाम आपको करने हैं। अपनी दिनचर्या योजनाबद्ध ढंग से चलाएं। कम से कम सुबह 4 घंटे की दिनचर्या एकदम सिस्टमैटिक प्लानिंग चलाएं, प्लानिंग के साथ चलाएं। हमेशा गिलास मुंह से लगाकर ही पानी पिए। ऊपर से पानी पीने से गले में खराश, सर्दी जुकाम, खांसी, एसिडिटी, स्पॉन्डिलाइटिस, हृदय रोग आदि समस्याएं हो सकती हैं। सार्वजनिक गिलास को मुंह लगाना ठीक नहीं। ऊपर से पानी पीना हो तो पानी धीमे धीमे एक एक घूंट पिए। वात विकृति अर्थात गति का अनियंत्रित होना, धीमी गति से खाने व पानी पीने से वात नियंत्रित होता है। और क्या कर सकते हैं? मकर संक्रांति के बाद से तेज सूखी हवा बहती है। इस काल में वात रोगी रोग अधिक होते हैं, तो गर्मियों की तेज हवा, आंधियों का बढ़ा वात गर्मी से दबा रहता है, जो वर्षा होते ही तेजी से उभर आता है। तो क्या करना है? अब गर्म प्रयोग करें। तो ठंड से वात विकृत होती है, इसलिए कुछ गर्म प्रयोग करें। 9वां, भोजन के तुरंत बाद गर्म पेय, गर्म कढ़ी, गर्म दाल का पानी, गर्म सूप या गर्म पानी पिए। रात को तांबे के लोटे में भरकर रखा जल सुबह पी सकते हैं। सावधानी, पित्त विकृति में न पिए। अगर किसी की पित्त विकृति है तो रात के तांबे के लोटे का पानी नहीं पीना है। तांबे में पानी उबाले नहीं, प्रतिदिन बर्तन साफ रखें। तो तांबे में बहुत सारे लोगों के मन में यह धारणा रहती है कि तांबे के बर्तन में पानी उबाल लेंगे तो सारा गुण उसका आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, यही सावधानी बरतें। फिर क्या करना है? सर्दी में गर्म जल का सेवन करें तथा तांबे के घड़े के जल का सेवन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं सावधानी में? तो गर्म पानी में ठंडा पानी कभी न मिलाएं, इससे वात पित्त कफ तीनों ही विकृत हो जाते हैं। वात रोगियों की वात नाशक तेलों से मालिश करनी चाहिए। शीत ऋतु में व्यायाम कर शरीर में गर्मी उत्पन्न करने का विशेष प्रयत्न करें। ठंडे जल से स्नान बहुत ही लाभदायक है, लेकिन वात विकृति में जल से स्नान करना वात विकृति में गर्म जल से स्नान करना लाभदायक होता है। सिर पर गुनगुना पानी ही डालें, गर्म पानी नहीं। पतंग के दिनों में खुली पीठ पर घंटों धूप का सेवन करना चाहिए, सिर को धूप से बचाए। तो पतंग का दिन मतलब कब?
खिचड़ी के आसपास का समय, उसमें कि धूप बड़ी सुहानी होती है, लोग पतंग उड़ाने के लिए अक्सर छतों पे जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि पतंग उड़ाने के दिनों में खुली पीठ पर घंटों धूप का सेवन करना चाहिए, लेकिन सिर को धूप से बचाना है। और क्या करते हैं, पैर के तलवे ठंडे हों तो जब तक वे सामान्य न हो जाए उन पर तेजी से सरसों का तेल रगड़ सकते हैं। चिकनाई शरीर में बना के रखना है। तो वात के कारण सबसे पहले त्वचा सूखती है, जैसे होंठ, गाल, हाथ पैर की त्वचा सूखना। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वात का प्रभाव केवल इन्हीं अंगों पर हुआ है। पूरे शरीर पर तेल मालिश करें। तेल मालिश, शीत ऋतु में प्रतिदिन सरसों या तिल के तेल की मालिश करें। अन्य ऋतुओं में यह सप्ताह में एक बार तेल की मालिश अवश्य कर लें। ग्रीष्म ऋतु में नारियल के तेल से मालिश कर सकते हैं। वात प्रधान व्यक्ति कभी भी बिना तेल मालिश किए थकाने वाले व्यायाम न करें। सर्दी में नाक कान में एक दो बूंद तेल डालकर फिर से व्यायाम करें। हर रात सोते समय नाक में दो दो बूंद देसी गाय का घी डालें। हवा में सूखापन बढ़ने पर इसको 4 से 5 बूंद तक कर सकते हैं। और विधि क्या है, तो घी का तापमान शरीर के तापमान से अधिक, मामूली सा अधिक होना चाहिए, इसलिए गुनगुना घी लें। घी डालते समय तकिया हटाकर सिर को थोड़ा पीछे ले जाएं। बाद में 5 मिनट इसी स्थिति में रहें, ताकि जो नासिका में घी डाला जा रहा है वो आराम से पूरा भीतर चले जाए। सावधानी, सांस सामान्य ढंग से लें, खींचे नहीं। जब घी डाल दिया जाए नाक में तो सांस सामान्य ढंग से लेना है। खींचने से गले में खराश पैदा कर सकता है। घी देसी गाय का हो, बिलोया मथा हुआ घी ही होना चाहिए। डेयरी का घी बेकार है। पूरे देश में एक दो डेयरी घी ही देसी गाय का होगा, वह भी दूध से क्रीम निकालकर बनाया गया है, जो वास्तव में घी नहीं बटर आयल है। तो घी डालने के बाद कम से कम 1 घंटे पानी न पिए। मतलब नाश्ता में घी डाल दिया तो 1 घंटे पानी नहीं पीना है। पीना ही है तो गर्म पानी पिए। सावधान, वात का संबंध मन से है, तो रूखे मन को स्नेह युक्त बातें बहुत अच्छी लगती है। विद्वान धन के पीछे, धनी नाम के पीछे, अप्रतिष्ठित लोग चिकनी चुपड़ी बातों से अपने जाल में फंसाने वाले ढोंगी साधुओं की समाज में बाढ़ आ गई है। मतलब होता है ना कि आपको स्नेह युक्त बातें पसंद है। स्नेह युक्त बातें किसकी लगती है? विद्वान जन को धन वाली बात अच्छी लगती है, धनी को नाम वाली लगती है, और प्रतिष्ठित लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें अच्छी लगती है। और ये बातें बोलता कौन है? चिकनी चुपड़ी। ढोंगी साधुओं को समाज में बाढ़ आ गई है। इनके प्रवचन मंडप में हजारों लाखों की भीड़ होती है। ये शास्त्रों के विद्वान हो सकते हैं, वक्ता हो सकते हैं, लेकिन इनमें साधु 4-5% भी हो तो बहुत बड़ी बात है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि गिद्ध उड़ता तो बहुत ऊंचा है, लेकिन उसकी दृष्टि नीचे मरे हुए मांस पर ही रहती है। तो स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी कहते थे कि आप बीमार होने पर डॉक्टर के पास, कानूनी अड़चन आने पर वकील के पास जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उन शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है। इसी तरह जब आपके परिवार में कोई समस्या होती है तो आप कर्तव्य और कर्तव्य के उलझन में फंस जाते हैं या दुखी होते हैं, तो कहाँ आते हैं? हमारे जैसे लोगों के पास आते हैं, जिन शास्त्रों में इनका समाधान दिया है। हमने उन शास्त्रों का अध्ययन किया है। आपके चाहे मानसिक उलझन हो या शारीरिक उलझन हो, मानसिक कष्ट हो या शारीरिक कष्ट हो, इनका अध्ययन किसने किया? एक प्राकृतिक चिकित्सक ने, योग चिकित्सक ने किया हुआ है। तो समाधान होने पर जब आप डॉक्टर या वकील के चेले नहीं बनते तो हमारे चेले बनने की बेवकूफ़ी क्यों करते हो भाई? उन्हें फीस देते हो, आदर देते हो, इसी तरह हमें भी दक्षिणा दो, आदर दो और चलते बनो। भगवान को पाने की इच्छा जब गहरी होगी तब गुरु स्वयं आपके पास आ पहुंचेंगे। जब आपको लगेगा ना कि इस थेरेपी में आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हो, तो जिनसे आपने सीखा है ना स्वयं आपको वो सिखाएंगे। चलिए, हवा को शरीर में घुसने से रोकना है। कैसे रोकना है? तो कान से हवा शरीर में घुसती है, इसलिए कान को ढककर रखना चाहिए। महिलाओं के सिर पल्ला, ओढ़नी या चुन्नी रखना, और पुरुषों के सर पे पगड़ी पहनने के पीछे का यही विज्ञान है। तो तेज पंखे के नीचे या एसी में सोने से थायराइड आदि की बीमारी होती है। कमर कसी हुई होने से भी हवा शरीर में घुसपैठ नहीं कर पाती। धोती से हमारा कमर हमेशा कसा रहता था।
फैशन के चक्कर में हमने इस विज्ञान की उपेक्षा कर चुके हैं। अब देखिए, पहले के जो महिलाएं होती थी वो भी डोरी वाले कपड़े पहनती थी, और जो पुरुष होते थे वो भी इस तरह के कपड़े पहनते थे। लेकिन फैशन के चक्कर में ये पैंट, हाफ पैंट, अब पजामा आया, इसने इन सभी चीजों को उपेक्षित कर दिया। खाली पेट रहने से पेट में हवा घुसती है, इसीलिए व्रत उपवास के समय गर्म पानी पीते रहना चाहिए। चाय पीने से वात भले ही नियंत्रित हो, पित्त विकृत हो जाता है, इसलिए उपवास के समय चाय नहीं पीना चाहिए। बैठकर पेशाब करने से भी हवा निचले अंगों में घुसपैठ नहीं करती, बल्कि अपान वायु भी निकल जाती है। माघ और फागुन में वर्षा के तेज झोंकों से लू के दिनों में शरीर में तेजी से वात विकार होने की संभावना रहती है, इसलिए इन ऋतुओं में हवा को कान से घुसने न दे। तो कान को ढक के रखना है, कब? माघ और फागुन। परिवर्तन पर उपाय करें। अगर कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो क्या करना है? किसी भी परिवर्तन के तुरंत बाद पानी न पिए। जागना, मलमूत्र त्यागना, स्नान, भोजन आदि दिन भर में कई छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं, इनके तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। जिस अंग में परिवर्तन होता है उस अंग में, जैसे मूत्र त्याग के बाद पानी पीने से बहुमूत्र रोग, मल त्याग के बाद तुरंत पानी पीने से बड़ी आंत खराब होना, और स्नान के तुरंत बाद पानी पीने से चर्म, सांस के रोग, भोजन के तुरंत बाद पानी पीने से एसिडिटी, गैस, अपच आदि रोग होने की संभावना रहती है। तो शंका क्या है कि जल चिकित्सा में सुबह उठते ही जल पीने को कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें समाधान क्या है कि जल चिकित्सा एक चिकित्सा पद्धति है, न कि स्वास्थ्य पद्धति। तो चिकित्सा पद्धति चिकित्सा काल के लिए होती है, हमेशा के लिए नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सुबह उठते ही जल पीना हो तो गर्म जल पिए। कौन? वात रोगी। मटकी का जल उठने के 45-48 मिनट तक 2 घड़ी बाद मुंह धोकर पिए। रात को प्यास से नींद खुले तो तुरंत पानी पी सकते हैं, क्योंकि पानी पीने के बाद फिर सोना ही है, यहाँ किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। ऐसे ही धूप में रहते हुए पानी पीने से कोई हानि नहीं, लेकिन छाया में आते ही पानी पीना हानिकारक है। इसीलिए कोई भी बाहर से जब तुरंत घर में आता है छाये में, तो पानी रुक करके पीना चाहिए। जबकि आप धूप में ट्रेवल कर रहे हैं तो उस दौरान पानी पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आप कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, लेकिन धूप से छाये में आने पे आप परिवर्तन कर रहे हैं। तो भोजन बनाते समय पानी पीना ठीक, लेकिन रसोई से निकलते समय पानी पीना हानिकारक। खेल व्यायाम के बीच पानी पीना ठीक, तुरंत बाद पानी पीना हानिकारक। चोट भी एक प्रकार का परिवर्तन है, तो चोट के बाद गर्म जल पेय अमृत है और ठंडा जल पेय विष के समान। तो फलों का रस अमृत होते हुए भी रक्तदान के बाद पीने से हानि होती है, और चाय काफी जहर होते हुए भी रक्तदान के बाद पीने से लाभ होता है। अब क्यों होता है आप समझ सकते हैं। मासिक धर्म भी एक बड़ा परिवर्तन है। हमारी परंपराओं में इस समय ठंडा आहार विहार वर्जित है। गर्म आहार लें, उछल कूद या अधिक श्रम न करें, विश्राम करें। स्नान से भी हानि हो सकती है। गर्मी में भी कंबल बिछाकर ओढ़ कर सोएं। टीवी पर सैनिटरी नैपकिन की मार्केटिंग के लिए उल्टा सीधा प्रचार किया जाता है, जिस प्रचार का शिकार होने के कारण ही आज गर्भाशय के रोग तेजी से बढ़े। 32वां, संभोग के बाद जल न पिए, बल्कि उसके तुरंत बाद गर्म दूध में गाय का घी लें। सर्दी के दिनों में पुरुष इसमें केसर भी मिला लें तो सोने पे सुहागा है। ध्यान रखें कि जितना बड़ा परिवर्तन उतना ही बड़ा उपाय। विवाह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस महीने भर मन में उथल पुथल रहती है। इस दौरान ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे वात विकार बढ़े। जैसे नव वर वधुओं के लिए आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक बहुत ही हानिकारक है। इससे मन कमजोर व यौन शक्ति क्षीण होती है। ऐ चूहे, शेर की बारात में तुम क्यों नाच रहा है? दोस्तों, नाराज क्यों होते हो? शादी से पहले तो मैं भी शेर था। चलिए, मां बनना स्त्री के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन है। प्रसव से शरीर खोखला हो जाता है और वायु भीतर घुसने लगती है। उसे रोकने के लिए प्रसूता को अधिक मात्रा में घी खिलाना, सूखेपन से बचने के लिए तेल मालिश करना, और गति से बचाने के लिए कमरे में बिना पंखे के रखना, ठंड से बचने के लिए गर्म आहार कराना,
और हमेशा गर्म पानी पिलाना, कई दिनों तक सादे जल में स्नान न कराना आदि उपाय किए जाते हैं। ये उपाय मानसिक उथल पुथल को भी नियंत्रित करते हैं। आजकल स्वच्छता स्वास्थ्य के नाम पर दूसरे ही दिन स्नान करा देना, पंखे एसी में रखना चल रहा है। फलतः स्त्रियों में मोटापा, कमर दर्द, फाइब्रोइड्स, सिस्ट, अधिक रक्तस्राव, गर्भाशय का फैल जाना जैसे रोग तेजी से बढ़े हैं। ऋतु परिवर्तन काल में वात विकृत होता है। तो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में एकदम तेज परिवर्तन होता है और बाद में सर्दी गर्मी का खेल चलते रहता है। इसीलिए वर्षा ऋतु में वात पित्त के रोग अधिक होते हैं। जब शरद ऋतु में गर्मी से ठंड की ओर ऋतु परिवर्तन होता है तो उस समय वात रोग अधिक होते हैं। तो गुलाबी ठंड किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसी समय सबसे अधिक लोग वात रोग के शिकार होते हैं। इसलिए उस समय अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। अन्य उपाय क्या है? तो कब्ज रहती हो तो गुनगुना पानी पीकर, हाथ ऊपर खींचकर पंजों के बल पर चले। हालांकि ये पिक्चर यहाँ पे गलत है, चलना पंजे के बल पे, पंजे सिर पे नहीं उठाने। तो ध्यान से शौच के समय दांतों को परस्पर दबाकर और दाएं पैर की एड़ी को ऊपर उठाएं। यहाँ पे दोनों पैर की एड़ी उठी हुई है, लेकिन इस तरह से आप ये एक सिंबल के रूप में प्रयास कर सकते हैं। चलिए, शौच का दबाव न बन रहा हो तो सांस खींचकर पेट फुलाकर 20-25 सेकंड रोकें। इसे 5-7 बार करें। वर्षा ऋतु में महीने में 1-2 बार अथवा वात के विकृत होने पर वस्ती, एनिमा, गुदा मार्ग से जल मलाशय व बड़ी आंत में पहुंचाने का प्रयोग करें। एनिमा करने के जल में तिल के तेल और नमक का प्रयोग करें या कर सकते हैं। एनिमा जैसा कि इसमें दिखा रहा है, आप सब जानते हैं, इसका प्रयोग जरूर करें और अपने पेट को साफ रखें। शाम के समय गीत संगीत, नृत्य, भजन कीर्तन, चित्रकला, कविता, प्राकृतिक सौंदर्य दर्शन आदि में मन रमाने से वात नियंत्रित रहता है। शुद्ध प्रेम, बिना अपेक्षा व अधिकार का प्रेम वात को नियंत्रित रखता है। थकान के कारण कुपित वात आराम करने से शांत हो जाता है। आत्मग्लानि से बचें। वात प्रधान व्यक्ति में होश की अपेक्षा जोश व भावुकता अधिक होती है। ऐसे बहुत से व्यक्ति गलती होने के बाद अपने आप को दोषी मानकर उसी में घुलते रहते हैं। ऐसे लोगों का वात विकृत हो जाता है और उन्हें अपना जीवन अंधकारमय लगने लगता है। ऐसे लोगों को चेला बनाने वाले बहुत से छद्म गुरु आजकल समाज में फैल गए हैं। तो गलती का एहसास होना अच्छी बात है, लेकिन उसी में घुलते रहकर मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर देना मूर्खता की पराकाष्ठा है। आहार से भी वात नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे करना है? तो शीत ऋतु में वात रोग अधिक कष्ट देते हैं। इस ऋतु में गर्म आहार जैसे बाजरा, उड़द, सरसों का साग, मेथी दाना, मेथी, अजवाइन, अदरक, सौंठ, कच्ची हल्दी, गर्म मसाले, तिल, सरसों, अलसी का तेल, तली चीजें, सूखे मेवों आदि का विशेष सेवन करें, क्योंकि ये सारी चीजें अंदर से गर्मी पहुंचाती हैं। इनकी तासीर गर्म होती है। तो आहार में देसी घी व घाड़ी के तेल अवश्य काम में ले। तो भोजन तला हुआ नहीं किंतु चिकनाई युक्त अवश्य होना चाहिए। रूखा भोजन वात को बढ़ाता है। तो प्राकृतिक मिठास से युक्त भोजन करें। रासायनिक प्रक्रिया या गंधक मुक्त पीली शक्कर, लाल गुड़, मौसम के फल, सब्जी, शहद आदि का सेवन करें। और क्या कर सकते हैं? हमेशा बैठकर पानी पिएं। खड़े रहकर पानी पीने से पैर, घुटने और कमर में दर्द रहने लगता है। गर्म पानी खड़े रहकर भी पी सकते हैं। तो भोजन भी सदैव बैठकर ही करें। खड़े रहकर भोजन करने से आंव, मल में चिपचिपाहट की शिकायत होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर ऐसा हुआ तो वातासुर का निशाना सीधा आपका घुटना होता है। तो खड़े होकर के जो बाटल से पानी पी रहे हैं, तो वातासुर सीधे उन पे आक्रमण करेगा। तो समय पर और ताजा भोजन करें। भोजन के साथ अथवा तुरंत बाद गर्म जल पिएं। इसके तुरंत बाद मूत्र त्याग बैठकर करें। फिर 5-10 मिनट के बाद वज्रासन में बैठें। रात्रि में भोजन के बाद 10 मिनट चहलकदमी अवश्य करें और खाते के बाद वज्रासन में जरूर बैठें। वर्षा ऋतु में भोजन में सौंठ व सूखी हुई सब्जियों का उपयोग अधिक करें। भोजन भी आधा पेट ही करें।
राजस्थान में इन दिनों में मेथी दाना, दाक, पापड़, बड़ी, सूखी, ग्वार, फली और पंचकूटे, केर, सागरी, कुथमिया, गूदा और सूखी काचरी की सब्जी, मूंग, मोठ, चना, अचार का प्रयोग करने की परंपरा रही है। ऐसी ही परंपराएं हमारे अन्य बाकी स्टेटों में भी है। क्या नहीं करना है? तो निम्नलिखित निषिद्ध कार्यों में से एक कार्य भी करने पे वात विकृत हो जाता है। मल त्याग करते समय पुस्तकें आदि न पढ़ें और न ही विचारों में डूबे। शौच के समय आंतों पर जोर न लगाएं, इससे आंतें कमजोर होती हैं। हर परिवर्तन के बाद शरीर में वात चंचल हो जाता है, अतः परिवर्तन के तुरंत बाद ऐसे कार्य न करें जिससे वात विकार बढ़े, जैसे पानी पीना, पंखे की तेज हवा खाना, नहाना, नहाने के तुरंत बाद पानी पीना या पंखे की हवा खाना, भोजन, संभोग आदि के बाद पानी पीना या नहाना, गर्म से ठंडे में आने पर पानी पीना, पंखे की हवा खाना या नहाना, ऐसी आदतों से बहुत से गंभीर रोग शरीर में पनपने लगते हैं। इन चीजों पे ध्यान देना है कि निषिद्ध कार्य नहीं करने। और क्या नहीं करना? नहाते समय साबुन न लगाएं। साबुन में स्थित रसायन त्वचा और त्वचा रक्षक प्राकृतिक चिकनाई का नाश करते हैं। कच्चे दूध या नींबू का प्रयोग करें। गाय के गोबर आदि से बने अंगराग अंगराग से किया गया स्नान शरीर को पवित्र करता है, साथ ही त्वचा को विभिन्न रोगों से मुक्त करता है, त्वचा को पोषण देता है, वात के दर्द से भी मुक्ति प्रदान करता है, वह रक्तचाप को भी संतुलित करता है। इसके साथ साथ जिन्हें बार बार खाते रहने की आदत है वो इन्हें त्याग दें। एक बार कुछ भी खाने के बाद 3 घंटे तक कुछ न खाएं। इस तरह अधिक उपवास करना या भूखा रहना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो रूखा, ठंडा, बासी व फ्रिज में रखा भोजन न करें। खटाई, कच्ची खटाई बिल्कुल न खाएं। आलू, प्याज, गोभी, हरी सब्जी, सलाद, बिना छिलके की दालें, बेसन, मैदा, कड़वे व कसैले आहार आदि वात विकार बढ़ने पर उपयोग न करें। लू के दिनों को छोड़कर कभी भी प्याज न खाएं। रात में भी प्याज न खाएं। सुप्रसिद्ध गौ वैज्ञानिक गोलोकवासी नादेव काका नारायण देव पंडित पांडे के अनुसार मजदूरों को चोट लगती रहती है तो मुट्ठी से प्याज फोड़कर खाने से उन्हें धनुर्वात नहीं होता, लेकिन चाकू से काट कर खाने से यह लाभ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि प्याज का ये गुण है कि काटेंगे तो उसका जो वात है वो बिगड़ जाता है। तो वर्षा ऋतु में हरी सब्जियों एवं कंदमूल जड़ का सेवन न करें। तो वर्षा ऋतु में हरी सब्जियां एवं कंदमूल अपथ्य है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और क्या करते हैं? खाने के बाद परिश्रम, व्यायाम, संभोग आदि से वात विकृत होता है, तो ग्लूकोज का प्रयोग न करें। वात से आई कमजोरी पर ग्लूकोज पीने या ड्रिप चढ़ाने से तुरंत शक्ति मिलने पर भी इसकी ठंडी प्रकृति वात की अनेक समस्याएं पैदा करती है। तो 90% ड्रिप बिना आवश्यकता के ही चढ़ाया जाता है। लोगों की ड्रिप पर जो अंधश्रद्धा है उसी से उन्हें राहत मिल रही है। वात कुपित होने पर आराम करें, लेकिन आलस से बिल्कुल न करें। आलसी व्यक्ति का मन अनियंत्रित ढंग से भटकता रहता है और मन का अनियंत्रित गतिवात विकार का सबसे प्रमुख कारण है। तो रात्रि जागरण वात को विकृत करती है। जो विद्यार्थी देर रात तक जाग कर पढ़ते हैं वे अपनी स्मरण शक्ति को छीन कर देते हैं। प्राकृतिक आवेगों को न दबाएं। मल, मूत्र, वीर्य, पाद, डकार, छींक, जमाई, वमन, पसीना, आंसू, नींद, भूख, प्यास आदि के आवेगों को न दबाएं। ये चीजें आए इसको पूरा करना है। इनसे अनेकानेक भयंकर रोग होते हैं। शंका, यहाँ एक प्रश्न मन में आता है कि वीर्य के आवेग को न दबाएं तो वीर्य की रक्षा कैसे होगी? समाधान, जब वीर्य ओज में परिवर्तित हो जाए तो यह संभव हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन, प्रेम एवं ध्यान, इन तीनों में से कोई भी एक करने की बजाय होने लग जाए तो वीर्य अपने आप ओज में बदल जाता है। आस्तिक नास्तिक सभी एक सर्वोच्च लक्ष्य होता है, सबका एक सर्वोच्च लक्ष्य होता है। आस्तिक उसे ब्रह्मा कहते हैं और ब्रह्मा का अर्थ है सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित जीवन। तो ब्रह्मचर्य से वीर्य ओज में बदल जाता है और कोरी वीर्य की रक्षा ब्रह्मचर्य नहीं, मन से काम का चिंतन और ऊपर से इंद्रिय दमन से कई प्रकार की व्याधियां घेर लेती हैं। तो प्रेम में अनुभूति होती है,
जितना त्याग उतना ही आनंद। परिणाम भोग सुख से घृणा। भोग की इच्छा नष्ट होते ही वीर्य ओज में बदलने लगता है। तो भक्ति वात्सल्य प्रेम की ही रूप है। गुरुत्वाकर्षण से नीचे प्रवाहित होने वाली शक्ति ध्यान से ऊपर उठने लगती है। व्यक्ति ऊर्ध्वता होने लगता है। ध्यान कुछ समय का नहीं, 24 घंटे का होता है। जैसे दुकानदार जब रुपए गिनता है तभी वह रुपयों का ध्यान नहीं करता, पूरे समय उसे ध्यान होता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ रुपयों के लिए ही कर रहा हूँ। सामान्यतः 12 से 14 वर्ष की आयु से पहले यौन अंगों का विकास न होने से निम्न द्वार बंद रहता है। इसके पूर्व ही बच्चों का ध्यान हो जाए तो वे ऊर्ध्वरत हो जाएंगे। एक बार निम्न द्वार खुल जाने के बाद भोग की इच्छा से मुक्त होना बड़ा कठिन एवं श्रमसाध्य होता है। मूत्र का वेग रोकने व कब्ज से भी यौन अंगों में अनावश्यक उत्तेजना उत्पन्न हो वीर्य का नाश हो सकता है। तो गर्म आहार, मिर्च, तेल, गर्म मसालों आदि का सेवन से और तामसिक आहार, मांस, अंडा, प्याज, लहसुन, नशीले पदार्थ, चाय, कॉफी आदि अपवित्र आहार, होटल का आहार, जंक फूड, बाजारू खाद्य पदार्थ, ब्रेड, बिस्किट आदि से भी वीर्य पतला होकर निकलने के लिए जननांगों में उत्तेजना उत्पन्न करता है। बच्चों को देसी गाय का मक्खन, बटर नहीं खिलाने से कम आयु में वीर्य का नाश नहीं होता। तो धन्यवाद आपको।